डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 5, साम्राज्य की नींव। मई 2025, 6 महीने बाद। माया ने पिछले 6 महीनों में कड़ी मेहनत की थी। सुबह 5 बजे उठना, ट्रेनिंग के लिए जाना, फिर पूरा दिन कोडिंग और फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में। रात को रिसर्च, अपने दुश्मनों के बारे में, बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में, मैनिपुलेशन टेक्निक्स के बारे में। उसके पास अब 5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए थे। यह काफी नहीं था, लेकिन शुरुआत के लिए इनफ था। आज वह एक छोटे से ऑफिस स्पेस को देखने जा रही थी। अंधेरी के एक कमर्शियल बिल्डिंग में, 3री मंजिल पर। यह बहुत छोटा है, ब्रोकर ने माफी मांगते हुए कहा। सिर्फ 500 स्क्वायर फीट। लेकिन रेंट रीजनेबल है, 25,000 महीना। माया ने ऑफिस को देखा। 2 छोटे रूम्स, एक रिसेप्शन एरिया और एक बाथरूम। दीवारों पर पेंट उतर रहा था, फर्श टूटा हुआ था। परफेक्ट, माया ने कहा। ब्रोकर चौंक गया। परफेक्ट? लेकिन यह तो। मैं इसे ले लूंगी, माया ने कहा। अभी अग्रीमेंट बना दो। 3 दिन बाद, माया अपने नए ऑफिस में खड़ी थी। उसने खुद ही सब कुछ साफ किया था, दीवारें पेंट की थी, फर्नीचर खरीदा था, सेकंड हैंड लेकिन डिसेंट। डोर पर एक नया बोर्ड लगा था, फीनिक्स सॉल्यूशंस टेक कंसल्टिंग डेवलपमेंट। फीनिक्स, वह पक्षी जो अपनी राख से उठता है। परफेक्ट नाम था। काव्या ऑफिस देखने आई। वाओ, तूने यह सब खुद किया? हाँ, माया ने गर्व से कहा। यह मेरा पहला कदम है। फीनिक्स सॉल्यूशंस, यहां से मैं अपना एम्पायर बिल्ड करूंगी। लेकिन अकेले कैसे चलाएगी? तुझे टीम चाहिए। मुझे पता है, माया ने कहा। और मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे कौन चाहिए। 1 हफ्ता बाद, पहली रिक्रूटमेंट। माया एक छोटे से कैफे में बैठी थी, एक पर्सन का इंतजार कर रही थी। उसने ऑनलाइन रिसर्च करके एक नाम फाइंड किया था, कबीर मेहता। कबीर एक ब्रिलियंट हैकर था, लेकिन 5 साल पहले उसे एक केस में फंसाया गया था। फॉल्स चार्जेस, कॉर्पोरेट एस्पियनेज का। उसे 2 साल जेल हुई थी। जब वह बाहर आया, तो कोई उसे जॉब नहीं दे रहा था। क्रिमिनल रिकॉर्ड था न। लेकिन माया ने उसकी रियल स्टोरी फाइंड की थी। कबीर को फंसाया था विक्रम मल्होत्रा के पिता ने। ईयर्स अगो, कबीर ने मल्होत्रा फैमिली के इलीगल डीलिंग्स के बारे में एविडेंस इकट्ठा किया था। उन्होंने बदले में उसे तबाह कर दिया। एक आदमी कैफे में आया। करीब 30 साल का, दुबला पतला, आंखों में थकान लेकिन अभी भी एक तेज इंटेलिजेंस। यह कबीर था। आप माया हैं? उसने पूछा, सावधानी से। हाँ। बैठिए। कबीर बैठा, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज डिफेंसिव था। आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं किसी को नहीं जानता, माया शर्मा नाम की। मुझे आपकी स्किल्स चाहिए, माया ने सीधे कहा। मैं एक टेक कंपनी शुरू कर रही हूँ। मुझे एक टॉप क्लास हैकर चाहिए। कबीर ने कड़वाहट से हंसा। हैकर? मैं अब कोई हैकर नहीं हूँ। मैं तो बस एक एक्स कॉन्विक्ट हूँ। कोई मुझे हायर नहीं करता। मैं कर रही हूँ, माया ने कहा। और मुझे आपकी पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली, वह पास्ट ही आपको परफेक्ट बनाता है मेरे लिए। क्या मतलब? माया ने झुककर धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है कि आपको किसने फंसाया था। रमेश मल्होत्रा, विक्रम मल्होत्रा के पिता। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। आप
आपको कैसे पता? मैं अपना होमवर्क करती हूँ, माया ने कहा। और मुझे यह भी पता है कि आप उस फैमिली से नफरत करते हैं। अच्छी बात यह है, मैं भी। क्यों? क्योंकि विक्रम मल्होत्रा ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरी कंपनी, मेरे पैसे, मेरी जिंदगी। उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। माया ने अपनी आंखों में वह आग दिखने दी जो वह यूजुअली छुपाती थी। अब मैं वापस आई हूँ और मैं उसे तबाह करने जा रही हूँ, पूरी तरह से। कबीर ने उसे गौर से देखा। आप सीरियस हैं? डेड सीरियस। आपके पास प्लान है? डिटेल्ड प्लान है। लेकिन मुझे मदद चाहिए, टेक्नोलॉजी के लेवल पर। मुझे किसी की कंप्यूटर सिस्टम्स में घुसना होगा, डेटा चुराना होगा, एविडेंस इकट्ठा करना होगा। और यह सब लीगली नहीं हो सकता। कबीर ने सोचा लंबे समय तक। फिर उसने कहा, सैलरी कितनी है? अभी 50,000 महीना। जब कंपनी ग्रो करेगी, सैलरी भी बढ़ेगी। प्लस, जब मैं अपना बदला पूरा कर लूं, तो आपको मल्होत्रा फैमिली के खिलाफ आपके केस के लिए एविडेंस मिलेगा। आप अपना नाम साफ कर सकेंगे। कबीर की आंखों में एक चमक आई। डील, उसने कहा, हाथ बढ़ाते हुए। माया ने हाथ मिलाया। वेलकम टू फीनिक्स सॉल्यूशंस। 2 हफ्ते बाद दूसरी रिक्रूटमेंट। माया अब एक और पर्सन को ढूंढ रही थी। उसे किसी ऐसे की जरूरत थी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को समझे। एक स्पाई, एक इन्फिल्ट्रेटर। उसने फाइंड किया ज़ारा खान। ज़ारा एक कॉर्पोरेट स्पाई थी। फ्रीलांस। कंपनीज उसे हायर करती थी अपने कॉम्पिटिटर्स की जानकारी लेने के लिए। वह एक्सपर्ट थी डिस्गाइजेस में, मैनिपुलेशन में, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में। लेकिन उसका एक पर्सनल एजेंडा भी था। 3 साल पहले रिया कपूर, अब रिया मल्होत्रा, ने ज़ारा को एक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया था। फिर पेमेंट नहीं की। ऊपर से रिया ने ज़ारा के अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट्स फाइल कर दी कि उसने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक की। ज़ारा का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। माया ने ज़ारा को एक हाई एंड होटल के बार में मिलने के लिए बुलाया। ज़ारा आई, स्टनिंग, कॉन्फिडेंट, डिजाइनर क्लोथ्स में, लेकिन आंखों में एक हार्डनेस थी। आप कौन हैं? ज़ारा ने पूछा, माया को देखकर। और मुझे क्यों बुलाया? मेरा नाम माया है और मुझे आपकी स्किल्स चाहिए। ज़ारा ने एक आईब्रो उठाई। मेरी सर्विसेज सस्ती नहीं है, मुझे पता है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा ऑफर कर रही हूं जो पैसों से ज्यादा वैल्यूएबल है। और वह क्या है? रिवेंज, माया ने कहा। रिया मल्होत्रा के खिलाफ। ज़ारा का पूरा डिमीनर बदल गया। उसकी आंखें शार्प हो गई। कंटिन्यू। मुझे पता है कि उसने आपके साथ क्या किया। पेमेंट नहीं की, आपको फंसाने की कोशिश की, आपका करियर ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया। आपने अपना होमवर्क किया है, ज़ारा ने इम्प्रेस्ड होकर कहा। मैं हमेशा करती हूँ, माया ने कहा। और अब मैं आपको एक चांस दे रही हूँ। मेरे साथ काम करो, मेरी कंपनी में ज्वाइन करो, और साथ में हम रिया मल्होत्रा को तबाह करेंगे। सिर्फ रिया को नहीं, उसके पति विक्रम को भी, और उनके पार्टनर अर्णव शर्मा को भी। तीनों को। ज़ारा ने अपनी वाइन का एक सिप लिया। आपकी कहानी क्या है? माया ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। जैसे जैसे वह बोलती गई, ज़ारा का एक्सप्रेशन गंभीर होता गया। वे मॉन्स्टर्स हैं, ज़ारा ने कहा। और मैं आपकी मदद करना चाहूंगी। लेकिन मेरी एक कंडीशन है,
मैं सिर्फ रिया के डिस्ट्रक्शन के टाइम प्रेजेंट रहना चाहती हूँ। मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ जब उसकी दुनिया क्रम्बल होगी। डन, माया ने कहा। सैलरी 70,000 महीना प्लस बोनसेस व्हेन वी हिट सर्टेन माइलस्टोन्स। ज़ारा ने सोचा, फिर मुस्कुराई। मैं इन हूं, लेकिन मुझे एक एडवांस चाहिए, 1 लाख। डन, माया ने कहा। उसके पास अभी बैली पैसे थे, लेकिन यह इन्वेस्टमेंट थी। कल ऑफिस आ जाओ। 1 महीना बाद टीम कंप्लीट। अब माया के पास एक छोटी लेकिन डेडली टीम थी। कबीर, हैकर, टेक एक्सपर्ट, सिस्टम्स इन्फिल्ट्रेशन। ज़ारा, कॉर्पोरेट स्पाई, इन्फिल्ट्रेटर, इंफॉर्मेशन गैदरर। माया, लीडर, स्ट्रैटेजिस्ट, टेक डेवलपर। तीनों फीनिक्स सॉल्यूशंस के ऑफिस में बैठे थे। माया ने एक व्हाइट बोर्ड पर 3 नाम लिखे। अर्णव शर्मा, कू, मल्होत्रा टेक। विक्रम मल्होत्रा, सीईओ, मल्होत्रा टेक। रिया मल्होत्रा, सीएफओ, मल्होत्रा टेक। ये हमारे टारगेट्स हैं, माया ने कहा। लेकिन हम स्ट्रैटेजिकली मूव करेंगे। सबसे पहले अर्णव। क्यों अर्णव? कबीर ने पूछा। क्योंकि वह सबसे कमजोर लिंक है। ग्रीडी है, एरोगेंट है और केयरलेस है। उसे गिराना सबसे आसान होगा। और जब वह गिरेगा तो बाकी 2 पैनिक करेंगे। उनकी यूनिटी टूटेगी। स्मार्ट, ज़ारा ने कहा। डिवाइड एंड कॉन्कर। एग्जैक्टली, माया ने कहा। कबीर, मुझे अर्णव की पूरी डिजिटल फुटप्रिंट चाहिए। उसके ईमेल्स, बैंक अकाउंट्स, सोशल मीडिया, कॉल्स, सब कुछ। कितने दिन चाहिए? कबीर ने पूछा। 2 हफ्ते काफी होंगे। 1 हफ्ता काफी है, कबीर ने कॉन्फिडेंस से कहा। ज़ारा, मुझे अर्णव की पर्सनल लाइफ की डिटेल्स चाहिए। वह किससे मिलता है, कहाँ जाता है, उसकी वीकनेसेस क्या है। मैं उस पर सर्विलेंस शुरू कर देती हूँ, ज़ारा ने कहा। अच्छा। एंड वन मोर थिंग, माया ने कहा। फीनिक्स सॉल्यूशंस को लेजिटिमेट बिजनेस की तरह चलाना होगा। हमें रियल क्लाइंट्स भी चाहिए, रियल प्रोजेक्ट्स भी। यह हमारा कवर है। कोई डाउट नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी काम कर रही हूं उस पर, कबीर ने कहा। मैंने कुछ स्टार्टअप्स को पिच की है। 2 ने इंटरेस्टेड दिखाया है। परफेक्ट। हम दिन में लेजिटिमेट बिजनेस करेंगे, रात में रिवेंज प्लानिंग। 2 महीने बाद, जुलाई 2025। फीनिक्स सॉल्यूशंस अच्छा परफॉर्म कर रही थी। 3 क्लाइंट्स थे, रेवेन्यू आ रहा था। ऑफिस में 2 और एम्प्लॉइज हायर किए, जूनियर डेवलपर्स, जिन्हें रिवेंज प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन असली काम शैडोज में हो रहा था। कबीर ने अर्णव की कंप्लीट डिजिटल प्रोफाइल तैयार की थी और उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मिली थी। एक रात तीनों अपने सीक्रेट मीटिंग रूम में बैठे थे, ऑफिस के अंदर एक छोटा रूम जिसमें कोई और नहीं आ सकता था। ये देखो, कबीर ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन टर्न की। अर्णव के बैंक स्टेटमेंट्स, पास्ट 3 इयर्स के। माया ने ध्यान से देखा। यह क्या है? हर महीने 5 से 10 लाख के मिस्टीरियस ट्रांसफर्स। एग्जैक्टली। ये ट्रांसफर्स उसके पर्सनल अकाउंट से एक ऑफशोर अकाउंट में जा रहे हैं, काइमन आइलैंड्स। एम्बेजलमेंट, माया ने तुरंत समझा। वह कंपनी से पैसे चुरा रहा है। बिल्कुल, कबीर ने कहा। और ये देखो, ये फेक इनवॉइसेस हैं। उसने कई डमी वेंडर्स बनाए हैं। कंपनी उन वेंडर्स को पेमेंट करती है, लेकिन वह पैसा अल्टीमेटली अर्णव के पास पहुंचता है। कितना एम्बेजल किया है उसने? माया ने पूछा। करीब 30 करोड़। पिछले 3 इयर्स में।
माया की आंखों में एक डेंजरस चमक आई। परफेक्ट। यह हमारा पहला वेपन है। लेकिन हम यह इंफॉर्मेशन यूज कैसे करेंगे? ज़ारा ने पूछा। धीरे धीरे माया ने कहा, पहले मुझे अर्णव की और वीकनेसेस चाहिए। ज़ारा, तुम्हारी सर्विलेंस से क्या मिला? ज़ारा ने अपनी फाइल खोली। अर्णव की एक गर्लफ्रेंड है, नताशा सिंह, 26 साल, मॉडल। वे पिछले 6 महीने से रिलेशनशिप में हैं। लेकिन यह सीक्रेट है। कोई नहीं जानता, ना विक्रम, ना रिया। इंटरेस्ट। कंटिन्यू। अर्णव नताशा को बहुत सारे गिफ्ट्स देता है, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, फॉरेन ट्रिप्स, एक अपार्टमेंट भी दिलाया है। लेकिन वह उसे सीरियस कमिटमेंट नहीं दे रहा। नताशा फ्रस्ट्रेटेड है। माया ने सोचा। धीरे धीरे एक प्लान फॉर्म हो रहा था उसके दिमाग में। जरा, मुझे नताशा से मिलना होगा, बेफ्रेंड करना होगा। तुम अरेंज कर सकती हो? आसानी से। वह हर वीकेंड एक पर्टिकुलर क्लब में जाती है। ऑलिव, बांद्रा में। परफेक्ट। अगले वीकेंड मैं वहां जाऊंगी। और फिर? कबीर ने पूछा। माया ने एक कोल्ड स्माइल दी। एंड देन मैं नताशा के दिमाग में पॉइजन भरूंगी। अर्णव के खिलाफ। वह मेरा पॉन बनेगी। एंड व्हेन दी टाइम इज राइट, वह वो करेगी जो मैं चाहूंगी। डेंजरस गेम है, ज़ारा ने कहा। अगर कुछ गलत हो गया? कुछ गलत नहीं होगा, माया ने फर्मली कहा। मैंने हर डिटेल प्लान की है। अर्णव को अपनी ग्रीड और अपने अफेयर का प्राइस चुकाना पड़ेगा। माया ने व्हाइट बोर्ड पर लिखा। फेज 1, अर्णव की तबाही। स्टेप 1, नताशा को मिलना और बेफ्रेंड करना। स्टेप 2, नताशा को अर्णव के खिलाफ टर्न करना। स्टेप 3, एम्बेजलमेंट एविडेंस लीक करना। स्टेप 4, विक्रम और अर्णव के बीच फाइट क्रिएट करना। स्टेप 5, अर्णव का कंप्लीट डाउनफॉल। ये प्लान कितना टाइम लेगा? कबीर ने पूछा। 3 से 6 महीने, माया ने कहा। मुझे पेशेंस रखनी होगी। रिवेंज एक आर्ट है। इसे रश नहीं किया जा सकता। उसी रात, माया का अपार्टमेंट। माया अपनी डायरी में लिख रही थी। 15 जुलाई 2025। आज से ठीक 9 महीने हो गए। 9 महीने उस रात को, जब मेरा सिंघानिया मरी, जब मैंने पुनर्जन्म लिया। मैंने बहुत कुछ हासिल किया है इन 9 महीनों में। मैं स्ट्रॉन्ग बनी हूं, फिजिकली और मेंटली। मैंने अपनी कंपनी बनाई है, अपनी टीम बनाई है। और अब असली काम शुरू होता है। अर्णव, तुम पहले गिरोगे। तुम्हारी ग्रीड तुम्हें तबाह करेगी। और जब तुम गिरोगे तो विक्रम और रिया देखेंगे, डरेंगे, पैनिक करेंगे। और फिर एक एक करके मैं तुम सभी को डिस्ट्रॉय करूंगी। मेरा तुम्हें माफ कर सकती थी, लेकिन माया, माया सिर्फ बदला जानती है। गेम ऑन। माया ने डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखा। मुंबई की रात, हमेशा की तरह, रोशनियों से जगमगा रही थी। कहीं उन रोशनियों में अर्णव शर्मा अपनी लग्जरियस लाइफ एंजॉय कर रहा था। क्लूलेस की एक स्टॉर्म उसकी तरफ बढ़ रहा है। एक स्टॉर्म जिसका नाम था माया। फीनिक्स राख से उठा था और अब वह आग बरसाने वाला था। चैप्टर 6, शिकार और शिकारी। शनिवार रात, ऑलिव क्लब, बांद्रा। माया ने खुद को आईने में देखा। आज वह माया शर्मा नहीं थी। आज वह एक सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट बिजनेसवुमन थी। डिजाइनर ड्रेस, सटल मेकअप और एक्सपेंसिव परफ्यूम। ज़ारा ने उसे तैयार किया था। परफेक्ट,
ज़ारा ने अप्रूव किया। तू बिल्कुल उस लीग की लग रही है जिसमें नताशा चलती है। नर्वस लग रही हूं, माया ने एडमिट किया। डोंट बी। तू बस फ्रेंडली बैन। जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा। और याद रख, तुझे उससे दोस्ती करनी है, उसे मैनिपुलेट करना है। मुझे पता है, माया ने गहरी सांस ली। चलते हैं। ऑलिव क्लब मुंबई के सबसे पोश क्लब्स में से एक था। अंदर एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रिक था, लाउड म्यूजिक, डिम लाइट्स, ब्यूटिफुल पीपल डांसिंग एंड ड्रिंकिंग। वो रही, ज़ारा ने इशारा किया। बार के पास एक लड़की बैठी थी। नताशा सिंह। वह स्टनिंग थी, टॉल, परफेक्टली स्टाइल्ड हेयर, डिजाइनर ड्रेस। लेकिन उसके चेहरे पर कुछ सैडनेस थी। वह अकेली बैठी थी, अपने फोन को बार बार चेक कर रही थी। वह अर्णव का वेट कर रही है, ज़ारा ने विस्पर किया। लेकिन वह नहीं आने वाला। मैंने चेक किया, वह आज विक्रम के साथ किसी बिजनेस डिनर में है। परफेक्ट टाइमिंग, माया ने कहा। अब मैं जाती हूं। माया ने बार की तरफ वॉक किया और नताशा के बगल में बैठ गई। उसने बारटेंडर से एक मॉकटेल ऑर्डर किया। वह आज शराब नहीं पी सकती थी। क्लियर माइंड चाहिए था। नताशा ने फिर से अपना फोन चेक किया और निराश होकर रख दिया। वेटिंग फॉर समवन? माया ने कैजुअली पूछा। नताशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन लगता नहीं वहां आएगा। हिज लॉस, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा मतलब है, अगर मैं किसी को इस अमेजिंग क्लब में छोड़ दूं, तो मुझे खुद पर शर्म आएगी। नताशा हल्की सी मुस्कुराई। शुक्रिया। मैं नताशा हूं। माया ने हाथ बढ़ाया। प्लेजर। दोनों ने हाथ मिलाए। माया ने देखा कि नताशा की उंगलियों में एक्सपेंसिव रिंग्स थे, क्लियरली गिफ्ट्स। तो आप अकेले आई हैं? नताशा ने पूछा। हाँ, दरअसल मैं आज सेलिब्रेट करने आई हूँ। मेरी कंपनी ने एक बड़ा क्लाइंट साइन किया। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप क्या करती हैं? मैं एक टेक कंपनी चलाती हूँ। फीनिक्स सॉल्यूशंस। हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और टेक कंसल्टिंग करते हैं। नताशा इम्प्रेस लगी। वाओ, आप खुद की कंपनी चलाती हैं? दैट्स अमेजिंग। शुक्रिया, माया ने कहा। और आप? मैं मॉडल हूं। फ्रीलांस। मुझे लगा ही था। आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। किसी बिग ब्रांड के साथ वर्क करती हैं? नताशा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, कुछ स्मॉल असाइनमेंट्स। अभी मैं एक्चुअली एक ब्रेक पर हूं। माया ने नोटिस किया, नताशा अनकंफर्टेबल थी। शायद उसका करियर उतना सक्सेसफुल नहीं था जितना वह दिखाना चाहती थी। ब्रेक अच्छा है, माया ने सपोर्टिव टोन में कहा। हर किसी को अपना टाइम लेना चाहिए। अगले घंटे में दोनों ने बहुत सारी बातें की। माया ने केयरफुली नताशा के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की, उसका बैकग्राउंड, उसके ड्रीम्स, उसकी इनसिक्योरिटीज। नताशा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। मुंबई में मॉडल बनने का सपना लेकर आई थी। शुरू में स्ट्रगल किया था, अब थोड़ा स्टेबल थी। लेकिन उसके करियर में वह ब्रेकथ्रू नहीं आया था जो वह चाहती थी। और रिलेशनशिप? माया ने कैजुअली पूछा। आप किसका वेट कर रही थी? नताशा की एक्सप्रेशन बदल गई। वो कॉम्प्लिकेटेड है। आंट दे ऑल? माया ने सिंपैथेटिकली कहा। नताशा ने सोचा, फिर थोड़ा खुलकर बोली, वह एक बिजनेसमैन है, बहुत सक्सेसफुल। लेकिन वह हमेशा बिजी रहता है। आज भी वह आने वाला था, लेकिन लास्ट मिनट कैंसिल कर दिया।
यह कितनी बार होता है? बहुत बार, नताशा ने एडमिट किया, सैडनेस के साथ। समटाइम्स मुझे लगता है कि मैं उसके लिए प्रायोरिटी नहीं हूं। तो फिर वाई आर यू विथ हिम? माया ने जेंटली पूछा। क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है, उसने बोला है। और वह मेरा बहुत ख्याल रखता है। फाइनेंशियली। तो वहां थी रियल स्टोरी। अर्णव नताशा को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था और बदले में उसकी कंपेनियनशिप ले रहा था। लेकिन लव सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, माया ने सॉफ्ट लेकिन फर्म टोन में कहा। यह रिस्पेक्ट है, टाइम है, कमिटमेंट है। नताशा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता है। लेकिन वह मुझसे कहता है कि वह जल्द ही सब कुछ सेटल कर लेगा। फिर हम टुगेदर होंगे। क्लासिक मैनिपुलेशन, माया ने सोचा। अर्णव नताशा को फॉल्स प्रॉमिसेस दे रहा था। कितना समय हो गया है उसे यह कहते हुए? 6 महीने। माया ने नताशा का हाथ पकड़ा। लिसन, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन एक वुमन के तौर पर मैं यह कह सकती हूं, आप डिजर्व बेटर। कोई भी आदमी जो आपको इंतजार करवाता रहे, जो आपको प्रायोरिटी ना दे, वह आपके लायक नहीं। नताशा ने आंसू पोंछे। आप सही कह रही हैं। समटाइम्स मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो फिर क्यों रुकी हुई हो? आप ब्यूटीफुल हो, टैलेंटेड हो। आप अपने करियर पर फोकस कर सकती हो। लेकिन वह मेरा रेंट पे करता है, मेरे बिल्स। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। यही था जो नताशा को अर्णव से बांधे हुए था। मैं समझती हूं, माया ने कहा। लेकिन यह एक केज है। गोल्डन केज, लेकिन केज है। और आप उससे बाहर निकल सकती हैं। कैसे? माया ने अपना बिजनेस कार्ड निकाला। मुझे अपनी कंपनी के लिए एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए। पार्ट टाइम, डिसेंट सैलरी। आप चाहें तो ट्राई कर सकती हैं। एटलीस्ट आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी। नताशा ने कार्ड लिया, सरप्राइज्ड। आप सीरियसली मुझे जॉब ऑफर कर रही हैं? हम तो अभी अभी मिले हैं। मैं लोगों को पढ़ना जानती हूँ, माया ने कहा। और मुझे लगता है कि आप हार्ड वर्किंग हो। बस आपको एक चांस चाहिए। नताशा की आंखों में ग्रैटिट्यूड था। मुझे नहीं पता क्या कहूं। बस यह सोचो, माया ने कहा। और अगर डिसीजन ले लो तो मुझे कॉल कर देना। उस रात माया ने नताशा को क्लब से ड्रॉप भी किया। नताशा एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। क्लियरली अर्णव ने अरेंज किया था। शुक्रिया आज की रात के लिए, नताशा ने कहा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। लॉन्ग टाइम में किसी ने इतना जेन्युइनली मेरी बात सुनी है। फ्रेंड्स यही करते हैं, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। और मुझे लगता है कि हम अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। मुझे भी, नताशा ने कहा। मैं डेफिनेटली आपको कॉल करूंगी। जॉब के बारे में। अगले दिन फीनिक्स सॉल्यूशंस ऑफिस। माया, कबीर और ज़ारा अपने सीक्रेट रूम में बैठे थे। कैसा रहा? ज़ारा ने पूछा। परफेक्ट, माया ने कहा। नताशा फ्रस्ट्रेटेड है अर्णव से। फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। और अब उसे एक फ्रेंड मिल गया है, मैं, जो उसे समझता है। स्मार्ट मूव, कबीर ने कहा। जॉब ऑफर जीनियस था। यह सिर्फ शुरुआत है, माया ने कहा। अब धीरे धीरे मैं नताशा का ट्रस्ट गेन करूंगी। उसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाऊंगी। और फिर सही टाइम पर मैं उसके दिमाग में पॉइजन भरूंगी अर्णव के खिलाफ। कितना टाइम लगेगा? ज़ारा ने पूछा। 2-3 महीने, माया ने कहा।
पेशेंस। 2 महीने बाद, सितंबर 2025। नताशा अब फीनिक्स सॉल्यूशंस में काम कर रही थी। पार्ट टाइम रिसेप्शनिस्ट। 30,000 महीना। पहली बार उसकी अपनी कमाई थी और माया के साथ उसकी दोस्ती भी गहरी हो गई थी। वे लंच टुगेदर करती, वीकेंड कॉफी पर मिलती, बातें करती। माया ने केयरफुली नताशा का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था, उसे इंडिपेंडेंट बनाया था और साथ ही धीरे धीरे अर्णव की रियलिटी दिखानी शुरू की थी। एक दिन नताशा अपसेट होकर ऑफिस आई। क्या हुआ? माया ने कंसर्न दिखाते हुए पूछा। अर्णव ने फिर से प्लान्स कैंसिल कर दिए। हम कल गोवा जाने वाले थे, सब बुक था, लेकिन उसे सडनली कोई बिजनेस मीटिंग आ गई। यह कितनी बार हो चुका है? माया ने पूछा, हालांकि वह एग्जैक्टली जानती थी। कबीर ने अर्णव की पूरी स्केड्यूल ट्रैक की थी। चौथी बार, नताशा ने फ्रस्ट्रेशन से कहा, मैं थक गई हूं माया। वह हमेशा मुझसे वादे करता है, फिर तोड़ देता है। तो तुम उससे क्यों रुकी हो? माया ने जेंटली पूछा। मैं नहीं जानती, नताशा ने एडमिट किया। हैबिट हो गई है शायद, या डर लगता है अकेले होने से। नताशा, माया ने उसकी तरफ देखा, तुम अब वह लड़की नहीं हो जो 2 महीने पहले थी। अब तुम्हारी अपनी जॉब है, अपनी इनकम है। तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन वह मुझसे प्यार करता है। सच में? माया ने इंटरप्ट किया। अगर वह सच में प्यार करता, तो क्या वह तुम्हारे साथ इतना टाइम नहीं बिताता? क्या वह ओपनली तुम्हारे साथ रिलेशनशिप एडमिट नहीं करता? नताशा ने कुछ नहीं कहा। मुझे कुछ पूछना है, माया ने कहा। उसने कभी तुमसे शादी की बात की? हाँ। उसने कहा है कि जल्द ही। कब से कह रहा है? 6। नहीं, अब तो 8 महीने हो गए। और कुछ कॉन्क्रीट प्लान? डेट? या बस वेग प्रॉमिसेस? नताशा की आंखों में रियलाइजेशन आ रही थी। वेग प्रॉमिसेस। नताशा, मैं तुम्हारी दोस्त हूं, इसलिए यह कह रही हूं। वह आदमी तुम्हें यूज कर रहा है। वह तुम्हें एक सीक्रेट रखना चाहता है, क्योंकि शायद उसकी प्रोफेशनल लाइफ में तुम्हारा होना उसका इमेज खराब कर सकता है। नताशा के आंसू निकल आए। मुझे भी यही लगता है कभी कभी। लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। तो कम से कम ट्रूथ तो जान लो, माया ने कहा। पता करो वह तुम्हें क्यों छुपाता है। कॉन्फ्रंट करो उसे। अगर वह सच में तुमसे प्यार करता है, तो वह ऑनेस्ट होगा। उसी रात अर्णव का कॉन्फ्रंटेशन। नताशा ने हिम्मत की और अर्णव को कॉल किया। हमें बात करनी है, उसने फर्म वॉइस में कहा। अभी? बेबी, मैं थका हुआ हूं। अभी? नताशा ने इंसिस्ट किया। 1 घंटे बाद अर्णव उसके अपार्टमेंट आया। वह इरिटेटेड दिख रहा था। क्या है इतना अर्जेंट? उसने पूछा। मैं जानना चाहती हूँ, हमारा फ्यूचर क्या है? अर्णव ने साई किया। नताशा, वीव डिस्कस दिस। नहीं, हमने डिस्कस नहीं किया। तुमने हमेशा मेरी बात टाल दी। 8 महीने हो गए। तुम कब तक मुझे सीक्रेट रखोगे? यह कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कॉम्प्लिकेटेड है? तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? हाँ, करता हूँ। लेकिन तो फिर शादी करो मुझसे। ओपनली रिलेशनशिप अनाउंस करो। अर्णव अनकंफर्टेबल हो गया। देखो, मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, मेरी रेप्यूटेशन। तो मैं तुम्हारी रेप्यूटेशन के लिए प्रॉब्लम हूं? नताशा की आवाज में दर्द था। ऐसा नहीं है। तो क्या है? बताओ सच। अर्णव ने फ्रस्ट्रेशन में कहा।
ठीक है। सच यह है कि अभी मैं शादी नहीं कर सकता। मेरी कंपनी में बहुत कुछ चल रहा है। डील्स हो रहे हैं। मुझे फोकस करना है। और मैं कब तक वेट करूं? जितना चाहिए उतना, अर्णव ने कोल्डली कहा। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जा सकती हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। यह वह ब्रेकिंग पॉइंट था। नताशा ने क्लियरली देखा, अर्णव उसे सीरियसली नहीं लेता था। वह बस एक कॉन्वेनियंस थी। ठीक है, नताशा ने आंसुओं को रोकते हुए कहा। मैं जा रही हूं। अर्णव चौंका। क्या? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। नताशा, ओवररिएक्ट मत करो। ओवररिएक्ट? तुमने मुझे 8 महीने वेट करवाया। आज तुमने साफ कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए प्रायोरिटी नहीं हूं। तो बस, इट्स ओवर। तुम यह अपार्टमेंट कैसे अफोर्ड करोगी? तुम्हारा रेंट मैं भरता हूं। मेरी अब खुद की जॉब है। मैं अपना ख्याल रख सकती हूं। अर्णव को रियलाइज हुआ कि कंट्रोल स्लिपिंग थी। देखो, मैंने गलती से कह दिया। सॉरी। प्लीज। नहीं, नताशा ने फर्मली कहा। अब नहीं। तुम जाओ। अर्णव गया, एंग्री और कंफ्यूज्ड। अगली सुबह, फीनिक्स सॉल्यूशंस। नताशा ने माया को सब कुछ बताया। माया ने उसे कंफर्ट किया, सपोर्ट किया। तुमने सही किया, माया ने कहा। अब तुम फ्री हो। लेकिन माया, मैं यह अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। रेंट 60,000 है। तो छोटा अपार्टमेंट ढूंढो, माया ने कहा। या तुम मेरे साथ रह सकती हो कुछ टाइम के लिए। मेरे पास एक्स्ट्रा रूम है। नताशा ग्रेटफुल थी। सच में? तुम इतना क्यों कर रही हो मेरे लिए? क्योंकि हम दोस्त हैं, माया ने कहा। और फ्रेंड्स एक दूसरे का साथ देते हैं। उसी दोपहर, सीक्रेट मीटिंग रूम। कबीर ने अपना लैपटॉप खोला। अर्णव पैनिक मोड में है। उसने आज सुबह से नताशा को 47 कॉल्स किए, 23 टेक्स्ट्स। सब इग्नोर्ड। गुड, माया ने कहा। अब अगला स्टेप क्या? ज़ारा ने पूछा। माया ने एक डेंजरस स्माइल दी। अब मैं नताशा को बताऊंगी कि अर्णव कौन एक्चुअली है। एम्बेसलर, फ्रॉड। और फिर मैं उसे एक ऑप्शन दूंगी, अर्णव को डिस्ट्रॉय करने का। तुम्हें लगता है वह करेगी? कबीर ने पूछा। अभी नहीं, माया ने कहा। लेकिन जब मैं उसे पूरा सच दिखाऊंगी, जब उसे पता चलेगा कि अर्णव ने उसे कैसे यूज किया, देन यस। हेल हाथ नो फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कोन्ड। डेंजरस गेम है, ज़ारा ने फिर से वॉर्न किया। आई नो, माया ने कहा, उसकी आंखों में वह कोल्ड डिटर्मिनेशन था। लेकिन यह गेम मैं जीतूंगी, हर कॉस्ट पर। माया ने व्हाइट बोर्ड पर देखा। फेज 1 का स्टेप 2 कंप्लीट था। अब स्टेप 3 था, नताशा को पूरी ट्रूथ दिखाना और फिर उसे अपने वेपन में कन्वर्ट करना। अर्णव को अभी तक नहीं पता था कि स्टॉर्म आ रहा था, और उस स्टॉर्म का नाम था माया। चैप्टर 7, सच का खुलासा। एक हफ्ता बाद, माया का अपार्टमेंट। नताशा माया के साथ रह रही थी। पहले कुछ दिन तो वह बहुत अपसेट थी, रोती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। माया ने उसे हर स्टेप पर सपोर्ट किया। मुझे नहीं पता तुम्हारे बिना मैं क्या करती, नताशा ने एक रात डिनर के दौरान कहा। तुम सच में एक अच्छी दोस्त हो। तुम भी, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अंदर से वह जानती थी कि अब टाइम आ गया था ट्रूथ रिवील करने का।
नताशा को अपने साइड पूरी तरह से लाने का। नताशा, माया ने केयरफुली कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इम्पोर्टेंट? हाँ, बोलो। यह अर्णव के बारे में है। नताशा की एक्सप्रेशन बदल गई। माया, प्लीज। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूं। मैं जानती हूं, माया ने कहा। लेकिन तुम्हें कुछ चीजें जाननी चाहिए। ट्रूथ जानना तुम्हारा हक है। कैसी ट्रूथ? माया ने गहरी सांस ली। अर्णव सिर्फ एक बैड बॉयफ्रेंड नहीं है, वह एक क्रिमिनल है। नताशा चौंक गई। क्या? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ दिखाना है। माया ने अपना लैपटॉप खोला। उसने एक फोल्डर ओपन किया। कबीर ने तैयार किया था, परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। यह देखो। माया ने स्क्रीन टर्न की। ये अर्णव के बैंक स्टेटमेंट्स हैं। तुम्हारे पास ये कैसे हैं? नताशा ने घबराकर पूछा। मेरी कंपनी टेक कंसल्टिंग करती है। माया ने केयरफुली फैब्रिकेटेड स्टोरी बताई। कभी कभी हमें कंपनीज की फाइनेंशियल एनालिसिस करनी पड़ती है, तो हमारे पास एक्सेस होता है कुछ डाटाबेसेस का। मैंने क्यूरियोसिटी में अर्णव को सर्च किया और मुझे यह मिला। यह झूठ था, लेकिन बिलीवेबल था। नताशा ने स्क्रीन को देखा। नंबर्स, ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स, सब कंफ्यूजिंग था। मुझे समझ नहीं आ रहा, उसने कहा। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, माया ने कहा। ये देखो, हर महीने 5 से 10 लाख रुपीस अर्णव के अकाउंट से एक ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं, कायमन आइलैंड्स में। तो शायद वह इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नहीं, माया ने इंटरप्ट किया। यह पैसा उसकी पर्सनल इनकम से नहीं जा रहा। यह मल्होत्रा टेक के अकाउंट से आ रहा है, थ्रू फेक इनवॉइसेस। माया ने और डॉक्यूमेंट्स दिखाए। ये देखो, ये डमी वेंडर्स हैं, कंपनीज जो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मल्होत्रा टेक इन्हें पेमेंट कर रही है, और वह पैसा अल्टीमेटली अर्णव के पास जा रहा है। नताशा का चेहरा पीला पड़ गया। यह एम्बेजलमेंट है। एग्जैक्टली। पिछले 3 साल में अर्णव ने करीब 30 करोड़ रुपए चुराए हैं अपनी ही कंपनी से। ओह माय गॉड! नताशा ने अपना मुंह हाथों से ढक लिया। और यह सब नहीं है, माया ने कहा। उसने कुछ और फाइल्स खोली। ये फोटोज हैं, पिछले 2 सालों की। फोटोज में अर्णव डिफरेंट विमेन के साथ था, क्लब्स में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में। वह कितनी लड़कियों के साथ! नताशा की आंखों में आंसू आ गए। तुम ओनली वन नहीं थी, माया ने सैडली कहा। सॉरी नताशा, लेकिन मुझे लगा तुम्हें ट्रूथ जानना चाहिए। नताशा रो पड़ी। मैं कितनी बेवकूफ थी। मैंने सोचा वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं बस एक। तुम मजबूत हो, माया ने उसे गले लगाते हुए कहा। और अब तुम ट्रूथ जानती हो। अब तुम डिसीजन ले सकती हो। क्या तुम इसे जाने दोगी? या क्या? माया ने नताशा की आंखों में देखा। या तुम बदला लोगी? अगली सुबह, क्लैरिटी। नताशा पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अर्णव ने उसे कैसे यूज किया था, कैसे झूठ बोला था, और सबसे बुरा, वह क्रिमिनल था। सुबह, जब माया ब्रेकफास्ट बना रही थी, नताशा ने पूछा, तुम यह सब क्यों बता रही हो मुझे? माया ने सच्चाई का एक हिस्सा बताया। क्योंकि मुझे भी धोखा मिला है, किसी और से। मुझे पता है कैसा लगता है जब कोई तुम्हें यूज करे,
फिर फेंक दे। और मैं नहीं चाहती कि तुम अंधेरे में रहो। लेकिन अब मैं क्या करूं? तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, माया ने कहा। एक, इसे भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ। अर्णव अपनी लाइफ जीता रहेगा और तुम अपनी। और दूसरा? दूसरा, तुम जस्टिस लो। अर्णव ने न सिर्फ तुम्हारे साथ गलत किया, उसने अपनी कंपनी को भी लूट किया है, इल्लीगल काम किए हैं। अगर यह इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक पहुंचे तो क्या होगा? तो अर्णव जेल जाएगा, उसका करियर खत्म हो जाएगा, उसकी रेप्यूटेशन डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। नताशा ने सोचा, लेकिन यह एविडेंस तुम्हारे पास है, तुम क्यों नहीं रिपोर्ट करती? क्योंकि यह तुम्हारी फाइट है, माया ने कहा। तुम वो हो जिसे उसने हर्ट किया, तुम्हें डिसाइड करना होगा। नताशा ने लंबे समय तक सोचा। फिर उसने कहा, मैं करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि वह पे करे, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। माया ने मुस्कुराया, अंदर ही अंदर। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। 2 दिन बाद, फीनिक्स सॉल्यूशंस सीक्रेट रूम। माया, कबीर और ज़ारा बैठे थे। नताशा को अभी तक यह नहीं पता था कि फीनिक्स सॉल्यूशंस का रियल एजेंडा क्या था। नताशा रेडी है, माया ने कहा। उसने हाँ बोल दी। अब हमें प्लान एग्जीक्यूट करना है। स्टेप बाय स्टेप बताओ, कबीर ने कहा। माया ने व्हाइट बोर्ड पर लिखा। फेज 1, स्टेप 3, द लीक। पहला, हम एम्बेजलमेंट एविडेंस को लीक करेंगे, लेकिन केयरफुली। सीधे पुलिस या मीडिया को नहीं। तो किसको? ज़ारा ने पूछा। विक्रम को, माया ने कहा, एक डेंजरस स्माइल के साथ। दोनों ने सरप्राइज से उसे देखा। सोचो, माया ने एक्सप्लेन किया। अगर हम डायरेक्टली पुलिस को भेजते हैं तो इन्वेस्टिगेशन होगी, टाइम लगेगा। लेकिन अगर विक्रम को पता चले कि उसका पार्टनर उसे लूट रहा है तो वह खुद एक्शन लेगा, कबीर ने समझा। इंटरनल वॉर। एग्जैक्टली। विक्रम और अर्णव के बीच फाइट होगी, ट्रस्ट टूटेगी। और जब वे एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, हम बाहर से और डैमेज कर सकते हैं। ब्रिलियंट, ज़ारा ने एडमिट किया। लेकिन लीक कैसे करेंगे? अगर वे ट्रेस कर लिए? नताशा करेगी, माया ने कहा। क्या? दोनों ने एक साथ कहा। नताशा के पास अर्णव का एक लैपटॉप है, पुराना। उसने नताशा को दिया था कभी। मैंने चेक किया, उसमें स्टिल कुछ फाइल्स हैं। अर्णव की। तो हम उस लैपटॉप से ये डॉक्यूमेंट्स सेंड करेंगे, अनॉनिमसली, विक्रम को, ईमेल के थ्रू। ऐसा लगेगा जैसे कोई विसल ब्लोअर है कंपनी के अंदर। और अगर वे लैपटॉप ट्रेस कर लिए, कबीर ने कंसर्न दिखाया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, माया ने कहा। नताशा बोलेगी कि उसे नहीं पता था, किसी ने उसके लैपटॉप को हैक किया होगा। या वह एडमिट कर देगी कि उसने भेजा, क्योंकि उसे जस्टिस चाहिए। ईदर वे, हम सेफ हैं। रिस्क है, ज़ारा ने कहा। हर बड़े मूव में रिस्क है, माया ने कहा। लेकिन रिवॉर्ड भी बड़ा है, ट्रस्ट मी। उसी रात, नताशा का अपार्टमेंट। माया नताशा के पुराने अपार्टमेंट गई। वह अभी भी वहां कुछ सामान लेना बाकी था। यह लैपटॉप? माया ने पूछा, एक ओल्ड लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए। यह अर्णव का है? हाँ, उसने मुझे दिया था यूज करने के लिए, लेकिन बाद में मैंने अपना खरीद लिया। इसमें क्या है? कुछ नहीं खास। कुछ फाइल्स, फोटोज। क्या मैं देख सकती हूँ? नताशा ने श्रग किया।
हाँ, श्योर। माया ने लैपटॉप खोला। जैसा उसे पता था, इसमें कुछ फाइल्स थी अर्णव की, डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल फोटोज, ईमेल्स का बैकअप। परफेक्ट, माया ने सोचा। नताशा, माया ने केयरफुली कहा, हम इस लैपटॉप का यूज कर सकते हैं एविडेंस सेंड करने के लिए। कैसे? हम एक एनोनिमस ईमेल भेजेंगे विक्रम मल्होत्रा को। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। जब उसे पता चलेगा कि अर्णव एम्बेजल कर रहा है, वह एक्शन लेगा। लेकिन अगर पता चल गया कि यह लैपटॉप मेरा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, माया ने एश्योर किया। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने सिर्फ ट्रूथ एक्सपोज किया। एक्चुअली, तुम एक विसल ब्लोअर हो। लॉ तुम्हारी प्रोटेक्शन करता है। नताशा ने सोचा। ठीक है, क्या करते हैं? अगली सुबह द ईमेल। कबीर ने एक अनट्रेसेबल ईमेल आईडी बनाई। माया ने केयरफुली ईमेल ड्राफ्ट किया टू vikrm.mlhotra@mlhotrath.com। सब्जेक्ट अर्जेंट फाइनेंशियल फ्रॉड अलर्ट। मिस्टर मल्होत्रा, मैं आपकी कंपनी का एक वेल विशर हूं। मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जो आपको जाननी चाहिए। आपके को अर्णव शर्मा पिछले 3 सालों से कंपनी फंड्स एम्बेजल कर रहे हैं। अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको मिलेंगे बैंक स्टेटमेंट्स शोइंग इलीगल ट्रांसफर्स, फेक इनवॉइसेस और डमी वेंडर्स, ऑफशोर अकाउंट डिटेल्स, कंप्लीट मनी ट्रेल। कृपया इसे सीरियसली लें। यह फ्रॉड जारी है और कंपनी को क्रोर्स का लॉस हो रहा है। अ कंसर्न्ड इनसाइडर। परफेक्ट, कबीर ने कहा। ईमेल एनोनिमस है, अनट्रेसेबल है। डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देता हूं। वेट, माया ने कहा। सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ नहीं। पहले कुछ बेसिक वंस भेजो। टीजर। अगर विक्रम इंटरेस्टेड हुआ तो हम बाद में मोर सेंड करेंगे। ग्रेजुअली उसे हुक करना है। स्मार्ट, जारा ने कहा। स्लो पॉइजन। ईमेल भेज दिया गया। अब बस वेट करना था। 2 घंटे बाद मल्होत्रा टेक ऑफिस। विक्रम अपने कैबिन में बैठा था, क्वार्टरली रिपोर्ट्स चेक कर रहा था। उसका फोन बस हुआ, न्यू ईमेल नोटिफिकेशन। उसने सब्जेक्ट देखा, अर्जेंट फाइनेंशियल फ्रॉड अलर्ट। पहले तो उसने सोचा कि यह स्पैम है, लेकिन कुछ ने उसे ईमेल खोलने को कहा। उसने ईमेल पढ़ा, फिर अटैचमेंट्स डाउनलोड की। जैसे जैसे वह डॉक्यूमेंट्स देखता गया, उसका चेहरा रेड होता गया। यह क्या था? अर्णव, उसका ट्रस्टेड पार्टनर? एम्बेजलमेंट? विक्रम ने इमीडिएटली अपने अकाउंटेंट को बुलाया। इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करो, उसने ऑर्डर दिया। अभी 2 घंटे की चेकिंग के बाद अकाउंटेंट ने कंफर्म किया, सर, ये ट्रांसफर्स रील हैं। और ये वेंडर्स? मुझे कोई ट्रेस नहीं मिल रहा इनका। विक्रम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अर्णव ने उसे बीट्रे किया था, उसे लूट किया था। उसने तुरंत अर्णव को कॉल किया, मेरे कैबिन में आओ अभी। माया का अपार्टमेंट, रियल टाइम मॉनिटरिंग। कबीर अपने लैपटॉप पर ट्रैकिंग कर रहा था। उसने विक्रम के ईमेल अकाउंट हैक कर रखा था, इलीगली बट इफेक्टिवली। गाइस, उसने एक्साइटेड होकर कहा। विक्रम ने ईमेल पढ़ा, उसने अटैचमेंट्स डाउनलोड की और उसने अपने अकाउंटेंट से वेरीफाई करवाया। और माया ने पूछा, और अब उसने अर्णव को कैबिन बुलाया है। माया की आंखों में ट्रायम्फ था। इट्स हैपनिंग। दी फर्स्ट क्रैक। नताशा, जो वहीं बैठी थी, ने पूछा, अब क्या होगा?
अब माया ने कहा, विक्रम और अर्णव लड़ेंगे। ट्रस्ट ब्रेक होगा। और यह तो बस शुरुआत है। मल्होत्रा टेक, विक्रम का कैबिन। अर्णव कैबिन में आया, कैजुअल। हाँ विक्रम, क्या बात है? विक्रम ने अपनी लैपटॉप स्क्रीन टर्न की। यह देखो और एक्सप्लेन करो। अर्णव ने स्क्रीन देखी। उसका चेहरा फीका पड़ गया। यह बैंक स्टेटमेंट्स कैसे? कहाँ से मिला तुम्हें? अर्णव ने स्टैमरिंग करते हुए पूछा। एनोनिमस ईमेल, विक्रम ने कहा, उसकी आवाज में गुस्सा। लेकिन इम्पोर्टेंट यह नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है, क्या यह सच है? विक्रम, यह मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग? विक्रम चिल्लाया। 30 करोड़ की मिसअंडरस्टैंडिंग? फेक इनवॉइसेस? ऑफशोर अकाउंट्स? मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो करो। एक्सप्लेन करो कि तुमने 3 साल से मुझे, अपने पार्टनर को, अपनी ही कंपनी को लूट क्यों किया? अर्णव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने सोचा था यह सीक्रेट था, परफेक्ट था। कैसे पकड़ा गया? देखो विक्रम, अर्णव ने डेस्परेटली कहा, हाँ, मैंने कुछ इरेगुलर ट्रांजैक्शंस किए। लेकिन यह कंपनी के बेनिफिट के लिए था। टैक्स प्लानिंग, लीगल लूप होल्स। झूठ मत बोलो, विक्रम ने कहा। यह सब तुम्हारे पर्सनल अकाउंट्स में गया है। तुमने मुझसे, कंपनी से चोरी की है। तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते? मैं तुम्हारा पार्टनर हूं। विक्रम ने कोल्डली कहा। अब तुम कुछ नहीं हो। गेट आउट। और बेहतर होगा कि तुम एक अच्छा लॉयर ढूंढ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। विक्रम, प्लीज गेट आउट। अर्णव कैबिन से बाहर गया, शेकन एंड पैनिक्ड। उसी रात माया का अपार्टमेंट। सभी सेलिब्रेट कर रहे थे। पिज्जा ऑर्डर किया था। स्टेप 3 कंप्लीट, माया ने कहा, अपना मॉकटेल रेस करते हुए। विक्रम और अर्णव अब एनिमीज हैं। अगला स्टेप क्या है? नताशा ने पूछा। अब माया ने कहा, हम और फ्यूल ऐड करेंगे इस फायर में। मीडिया लीक, पब्लिक स्कैंडल, अर्णव का कंप्लीट एक्सपोजर। और फिर माया ने कहा, एक कोल्ड स्माइल के साथ, अर्णव गिरेगा। कंप्लीटली, पब्लिकली, ह्यूमिलिएटिंगली। वह सिर्फ जॉब नहीं खोएगा, वह अपनी फ्रीडम भी खोएगा। जेल जाएगा। नताशा को एक स्ट्रेंज सैटिस्फैक्शन फील हुई। जिस आदमी ने उसे यूज किया, अब वह पे करेगा। शुक्रिया माया, नताशा ने कहा। तुम्हारी वजह से मुझे जस्टिस मिल रहा है। तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, माया ने कहा। हम दोस्त हैं। और दोस्त एक दूसरे के लिए लड़ते हैं। लेकिन इंटरनली माया सोच रही थी कुछ और। यह सिर्फ शुरुआत है। अर्णव फर्स्ट है, फिर रिया, फिर विक्रम। एक एक करके मैं उन सभी को डिस्ट्रॉय करूंगी। म्यारा की आत्मा को शांति मिलेगी। माया का बदला पूरा होगा। फीनिक्स अपनी राख से उठा था और अब वह आग बरसा रहा था। चैप्टर 8, तूफान का आगाज। अगले दिन मल्होत्रा टेक ऑफिस। सुबह से ही ऑफिस में अजीब सी टेंशन थी। स्टाफ मेंबर्स धीरे धीरे बात कर रहे थे। कुछ बड़ा हो रहा था। विक्रम ने इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई थी। अर्णव को मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। पहली बार ऐसा हुआ था। बोर्ड रूम में विक्रम ने सभी डायरेक्टर्स को एविडेंस दिखाया। जेंटलमैन, विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे इन्फॉर्म करना पड़ रहा है कि हमारे अर्णव शर्मा,
ने कंपनी फंड्स का मैसिव एम्बेजलमेंट किया है। बोर्ड मेंबर्स शॉक थे। क्वेश्चंस की बौछार शुरू हो गई। कितना अमाउंट? करीब 30 करोड़, विक्रम ने कहा। ओह गॉड, हमें इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, एक डायरेक्टर ने कहा। मैं ऑलरेडी लीगल टीम के साथ बात कर रहा हूं, विक्रम ने कहा। लेकिन पहले हमें इंटरनली यह मैटर हैंडल करना होगा। अगर यह पब्लिक हो गया तो कंपनी की रेप्यूटेशन। एक बूढ़े डायरेक्टर ने इंटरप्ट किया। विक्रम, 30 करोड़ चोरी हुए हैं। यह कोर्ट केस बनेगा, मीडिया में जाएगा। हम इसे छुपा नहीं सकते। मैं जानता हूं, विक्रम ने फ्रस्ट्रेशन में कहा। लेकिन हमें केयरफुली हैंडल करना होगा। उसी समय अर्णव का कैबिन। अर्णव पैनिक मोड में था। उसने अपने लॉयर को कॉल किया था, अपने सीए को, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, सभी को। वह समझ रहा था कि सिचुएशन बहुत सीरियस थी। विक्रम ने उसे कैबिन से भी बाहर निकाल दिया था। सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर खड़े थे। उसका फोन लगातार बज कर रहा था। कॉल्स, मैसेजेस, सब पूछ रहे थे, क्या हो रहा है? मुझे यहां से निकलना होगा, अर्णव ने सोचा। देश छोड़ना होगा। उसने अपने ऑफशोर अकाउंट्स चेक किए। पैसा तो था, इनफ टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ अब्रॉड। बस पासपोर्ट चाहिए, टिकट चाहिए। लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ, उसका पासपोर्ट कंपनी के सेफ में था। एचआर पॉलिसीज। शिट, उसने कर्स किया। फीनिक्स सॉल्यूशंस, सीक्रेट रूम। विक्रम ने बोर्ड मीटिंग बुलाई है, कबीर ने अपने स्क्रीन से अपडेट दी। मैंने उनका इंटरनल कम्युनिकेशन हैक कर रखा है। वे लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं। परफेक्ट, माया ने कहा। लेकिन अभी भी यह सब प्राइवेट है। हमें इसे पब्लिक बनाना होगा। मीडिया लीक, ज़ारा ने सजेस्ट किया। हाँ, लेकिन केयरफुली, माया ने कहा। हमें एक ऐसे जर्नलिस्ट की जरूरत है जो ऑनेस्ट हो, जो ट्रूथ के लिए काम करे। मुझे पता है कोई, ज़ारा ने कहा। प्रिया वर्मा, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मुंबई टाइम्स में काम करती है। बहुत एग्रेसिव है कॉर्पोरेट फ्रॉड्स एक्सपोज करने में। परफेक्ट, उससे कांटेक्ट करो। एनोनिमस टिप दो। लेकिन एविडेंस कैसे भेजेंगे? कबीर ने पूछा। अगर डायरेक्टली भेजे तो वह सस्पिशियस हो सकती है, माया ने सोचा। नहीं, हम डायरेक्टली नहीं भेजेंगे। हम उसे लीड देंगे, उसे खुद इन्वेस्टिगेट करने देंगे। जर्नलिस्ट को अपनी स्टोरी खुद डिग आउट करना पसंद होता है। स्मार्ट, ज़ारा ने कहा। मैं उसे कॉल करती हूँ। उसी दोपहर प्रिया वर्मा का ऑफिस। प्रिया अपने डेस्क पर बैठी थी, कुछ बोरिंग कॉर्पोरेट न्यूज स्टोरीज रिव्यू कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। हेलो मिस वर्मा, एक वुमन की आवाज थी, डिस्टॉर्टेड, जैसे वॉइस चेंजर यूज किया हो। हाँ, बोलिए। मेरे पास आपके लिए एक बड़ी स्टोरी है। मल्होत्रा टेक 30 करोड़ का एम्बेजलमेंट को इन्वॉल्व्ड है। प्रिया इमीडिएटली अलर्ट हो गई। आप कौन हैं? यह इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यह है कि यह सच है। चेक कीजिए, अर्णव शर्मा के ऑफशोर अकाउंट्स, फेक वेंडर्स, इलीगल ट्रांसफर्स, सब मिलेगा। मुझे प्रूफ चाहिए। प्रूफ आप खुद फाइंड कीजिए। मैं सिर्फ डायरेक्शन दे रही हूं। स्टार्ट विद देयर वेंडर लिस्ट। क्रॉस चेक कंपनीज। आपको पैटर्न्स मिलेंगे। वेट, लेकिन कॉल कट गई। प्रिया ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला। अगर यह टिप सही है
तो यह की बिगेस्ट कॉर्पोरेट स्कैंडल हो सकती है। अगले 3 दिन इन्वेस्टिगेशन। प्रिया ने पूरी मेहनत की। उसने मल्होत्रा टेक की पब्लिक फाइलिंग्स चेक की, वेंडर लिस्ट्स निकाली, कंपनीज को वेरीफाई किया। और जैसे जैसे वह इन्वेस्टिगेट करती गई, पैटर्न दिखने लगा। कुछ वेंडर्स का कोई फिजिकल एड्रेस नहीं था। कुछ के डायरेक्टर्स फिक्शनल लोग थे। पेमेंट्स तो हो रहे थे, लेकिन सर्विसेज का कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसने और गहराई से खोदा, बैंकिंग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ली। फाइनली उसे कंफर्म हो गया, यह मैसिव फ्रॉड था। उसने अपने एडिटर को पूरी स्टोरी बताई। यह एक्सप्लोसिव है, एडिटर ने कहा, लेकिन हमें सॉलिड प्रूफ चाहिए। अगर हम गलत प्रिंट कर दिए तो डेफेमेशन केस हो सकता है। मेरे पास प्रूफ है, प्रिया ने कहा। डॉक्यूमेंट्स, बैंक रिकॉर्ड्स, विटनेस स्टेटमेंट्स, सब कुछ। ठीक है, प्रिंट करो। फ्रंट पेज। कल की मॉर्निंग एडिशन। अगली सुबह बॉम्ब ब्लास्ट। मुंबई टाइम्स फ्रंट पेज। 30 करोड़ की कॉर्पोरेट लूट, मल्होत्रा टेक के ऊपर भारी आरोप। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बाय प्रिया वर्मा। मुंबई शहर की प्रतिष्ठित टेक कंपनी मल्होत्रा टेक में एक मैसिव फाइनेंशियल फ्रॉड एक्सपोज हुआ है। कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अर्णव शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने पिछले 3 सालों में करीब 30 करोड़ रुपए कंपनी फंड से एम्बेजल किए हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार अर्णव शर्मा ने कई फेक वेंडर्स क्रिएट किए थे। इन डमी कंपनीज को पेमेंट्स किए जाते थे, लेकिन कोई एक्चुअल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती थी। यह पैसा अल्टीमेटली ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाता था। कंपनी के सीईओ विक्रम मल्होत्रा ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। सोर्सेज के अनुसार इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लीगल एक्शन लिया जा रहा है। आर्टिकल जारी रहा डिटेल्ड एविडेंस के साथ, डॉक्यूमेंट्स के रेफरेंसेस के साथ। मल्होत्रा टेक ऑफिस, सुबह 9 बजे। विक्रम ने जब न्यूज़पेपर देखा तो वह लाल हो गया गुस्से से। यह लीक कैसे हुआ? उसने चिल्लाकर अपनी पीआर टीम से पूछा। किसने मीडिया को बताया? सर, हम नहीं जानते। पता करो अभी। उसका फोन लगातार बज रहा था। बोर्ड मेंबर्स, इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स सब घबराए हुए थे। सर, शेयर प्राइस गिर रहा है, उसके असिस्टेंट ने इन्फॉर्म किया। ओपनिंग में ही 15% डाउन है। फक, विक्रम ने अपनी डेस्क पर मुक्का मारा। रिया उसके कैबिन में आई। आज पहली बार उसके चेहरे पर टेंशन दिख रहा था। यह कंट्रोल से बाहर हो रहा है, रिया ने कहा। हमें डैमेज कंट्रोल करनी होगी। डैमेज कंट्रोल? कैसे? विक्रम ने फ्रस्ट्रेशन में कहा। पूरी स्टोरी न्यूज़पेपर में है, एविडेंस के साथ। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रिया ने सजेस्ट किया। ओपनली एडमिट करते हैं कि हाँ, इंटरनल फ्रॉड हुआ है, लेकिन हम एक्शन ले रहे हैं। वी आर द विक्टिम्स टू। विक्रम ने सोचा। ठीक है, अरेंज करो। आज दोपहर। उसी समय अर्णव का अपार्टमेंट। अर्णव छुपा हुआ था अपने अपार्टमेंट में। उसने सुबह से फोन ऑफ कर रखा था, लेकिन टीवी ऑन था। हर चैनल पर उसकी न्यूज थी। ब्रेकिंग न्यूज, मल्होत्रा टेक्को में मैसिव एम्बेजलमेंट का खुलासा। उसका चेहरा हर चैनल पर था। सोशल मीडिया पर उसकी फोटो वायरल हो रही थी। लोग उसे क्रिमिनल बुला रहे थे। उसकी फैमिली ने भी कॉल किया था। उसके पेरेंट्स, रिलेटिव्स सब शॉक थे। यह सब झूठ है, अर्णव ने अपनी मां से कहा था। मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन अंदर से वह जानता था कि एस्केप नहीं था। एविडेंस सॉलिड था। वह कॉट था। उसे सडनली कुछ याद आया।
वह लैपटॉप नताशा के पास था। क्या? उसने तुरंत नताशा को कॉल किया। ऑफ। फिर व्हाट्सएप पर मैसेज किया। नॉट डिलीवर्ड ब्लॉक था। नताशा। उसने रियलाइज किया। उसी ने वह लैपटॉप। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। बहुत हो चुका था। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मल्होत्रा टेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। डजन्स ऑफ जर्नलिस्ट्स उपस्थित थे, कैमरास फ्लैशिंग। विक्रम और रिया स्टेज पर आए। दोनों कंपोज्ड दिख रहे थे, लेकिन टेंशन फील हो रहा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, विक्रम ने शुरू किया, आज सुबह जो न्यूज आई उसके बारे में मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। हाँ, हमारी कंपनी में एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटी डिटेक्ट हुई है। हमारे अर्णव शर्मा ने अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस किए हैं। क्वेश्चंस की बौछार। कितना अमाउंट इन्वॉल्व्ड है? हम एग्जैक्ट फिगर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन प्रीलिमिनरी एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग करीब 30 करोड़। आपको कब पता चला? कुछ दिन पहले। हमें एक एनोनिमस टिप मिली। हमने इमीडिएटली इंटरनल ऑडिट स्टार्ट की। क्या आप पुलिस कंप्लेंट फाइल करेंगे? बिल्कुल। हम ऑलरेडी लीगल टीम के साथ काम कर रहे हैं। यह मैटर कोर्ट जाएगा। कंपनी का फ्यूचर क्या है? मल्होत्रा टेक स्ट्रांग है, रिया ने इंटरवीन किया। यह एक इंडिविजुअल की रॉन्ग डूइंग है। कंपनी एज होल सॉलिड है। हमारे क्लाइंट्स को हम एश्योर करना चाहते हैं कि देयर प्रोजेक्ट सेफ हैं। प्रिया वर्मा ने सवाल पूछा, मिस्टर मल्होत्रा, अर्णव शर्मा आपके क्लोज फ्रेंड और पार्टनर थे। आपको कैसे नहीं पता चला कि यह सब हो रहा है? विक्रम अनकंफर्टेबल हो गया। देखिए, हम ट्रस्ट करते थे। अनफॉर्चुनेटली वह ट्रस्ट ब्रेक हुआ। लेकिन अब हम सीखेंगे। इससे हम अपने इंटरनल कंट्रोल्स स्ट्रेंथन करेंगे। फीनिक्स सॉल्यूशंस रियल टाइम व्यूइंग। माया, कबीर, जारा और नताशा सब प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। देखो उन्हें, माया ने कहा, स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए। डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह तो बस शुरुआत है। अर्णव का क्या होगा? नताशा ने पूछा। पुलिस उसे अरेस्ट करेगी, माया ने कहा। शायद आज रात तक या कल। डिपेंड्स ऑन कितनी जल्दी लीगल प्रोसेस चलता है। गुड, नताशा ने कहा। पहली बार उसकी आवाज में सैटिस्फैक्शन था, सैडनेस नहीं। लेकिन यह इनफ नहीं है, माया ने कहा। अर्णव तो बस पहला था। अब हमें विक्रम और रिया पर फोकस करना होगा। क्या प्लान है? जारा ने पूछा। माया ने एक डेंजरस स्माइल दी। अब हम उन दोनों के रिलेशनशिप पर अटैक करेंगे। उनकी यूनिटी तोड़नी होगी। क्योंकि जब वे एक दूसरे के खिलाफ होंगे, तब वे सबसे कमजोर होंगे। उसी रात अर्णव की अरेस्ट। रात 11 बजे मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग अर्णव के अपार्टमेंट पहुंची। अर्णव शर्मा, आप अंडर अरेस्ट हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। आप पर चार्जेस हैं, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग। अर्णव ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन क्या फायदा? एविडेंस ओवरवेलमिंग था। जैसे ही वह हैंडकफ्स में बाहर आया, मीडिया फोटोग्राफर्स उस पर टूट पड़े। कैमरास फ्लैश हो रहे थे। हिज ह्यूमिलिएशन था कंप्लीट। अगली सुबह की न्यूज़पेपर्स में उसकी फोटो होगी, हैंडकफ्स में, हेड डाउन, डिफीटेड। माया का अपार्टमेंट आधी रात। माया खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर सो रहा था, लेकिन वह जाग रही थी। उसने अपनी डायरी खोली। 28 अक्टूबर 2025। आज अर्णव गिरा। पब्लिकली, कंप्लीटली।
ह्यूमिलिएटिंगली। मुझे सैटिस्फैक्शन फील होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा, क्योंकि यह इनफ नहीं है। अर्णव तो बस एक था, दो और बाकी हैं। विक्रम, वह आदमी जिसने मुझे अपने हाथों से पीटा, जिसने मुझे मरने के लिए छोड़ा, वह अभी भी फ्री है, पावर में है, हैप्पी है। रिया, वह औरत जिसने 20 साल की फ्रेंडशिप तोड़ी, जिसने मुझे पीटते हुए रिकॉर्ड किया, वह भी अभी भी फ्री है, सफल है। लेकिन उनका टाइम भी आएगा, जल्द। मेरा सिंघानिया की आत्मा को अभी भी चैन नहीं मिला। माया का बदला अभी इनकम्प्लीट है। गेम ऑन। राउंड 2 शुरू होने वाला है। उसने डायरी बंद की और बेड पर लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। उसके दिमाग में ऑलरेडी अगली स्ट्रैटेजीज फॉर्म हो रही थी। विक्रम और रिया को अभी नहीं पता था कि स्टॉर्म उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था, और जब वह आएगा तो वह सब कुछ तबाह कर देगा। फीनिक्स ने अपना पहला टारगेट गिरा दिया था। अब 2 और बचे थे। और माया? माया तो अभी शुरू ही हुई थी। चैप्टर 9, दरारें और साजिश। 2 महीने बाद, दिसंबर 2025। अर्णव की ट्रायल चल रही थी। हर दिन न्यूज़पेपर्स में अपडेट्स आ रही थी। एविडेंस ओवरवेलमिंग था। बैंक स्टेटमेंट्स, फेक इनवॉइसेस, विटनेस टेस्टिमोनीज। अर्णव का लॉयर डेस्परेटली कोशिश कर रहा था, लेकिन केस होपलेस था। मल्होत्रा टेक की रेप्यूटेशन को भारी नुकसान हुआ था। कई क्लाइंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए थे। शेयर प्राइस 40% गिर चुकी थी। बोर्ड मेंबर्स विक्रम पर प्रेशर डाल रहे थे। और सबसे बुरा, विक्रम और रिया के बीच टेंशन बढ़ रहा था। मल्होत्रा टेक, विक्रम का कैबिन। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, रिया चिल्लाई। यह पहली बार था जब वह विक्रम पर ओपनली चिल्लाई थी। मेरी वजह से, विक्रम ने शॉक में कहा। अर्णव ने एम्बेजल किया, मैंने नहीं। लेकिन तुमने उसे हायर किया। तुमने उस पर ट्रस्ट किया। तुमने कभी चेक नहीं किया कि वह क्या कर रहा है। तुम भी तो पार्टनर थी। सीएफओ हो तुम। फाइनेंशियल ओवरसाइट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। डोंट यू डेयर ब्लेम मी, रिया ने अपनी फिंगर पॉइंट की। मैंने हमेशा कहा था कि अर्णव पर पूरा ट्रस्ट मत करो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने बेस्ट फ्रेंड पर ब्लाइंड फेथ था। रिया, अभी हमें एक दूसरे पर ब्लेम नहीं डालना चाहिए। हमें साथ मिलकर। साथ? रिया ने आयरॉनिकली हंसा। विक्रम, कंपनी डूब रही है। इन्वेस्टर्स पैनिक कर रहे हैं। और तुम, साथ मिलकर की बात कर रहे हो? विक्रम ने अपने टेम्पल्स मसाज किए। स्ट्रेस से उसका हेड फट रहा था। तो तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूं कि हम स्मार्ट डिसीजंस लें। कुछ टफ कॉल्स लें। जैसे? जैसे हमें कुछ डिविजन्स सेल करने होंगे। कैश रेज करना होगा। नहीं, विक्रम ने फर्मली कहा। वो डिविजन्स प्रॉफिटेबल हैं। अगर हमने वो बेचे तो कंपनी की कोर वैल्यू ही नहीं बचेगी। तो फिर क्या करें? बैंक्रप्सी की वेट करें? दोनों में हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई। फाइनली, रिया गुस्से में कैबिन से बाहर चली गई। विक्रम अकेला रह गया, फ्रस्ट्रेटेड और हेल्पलेस। फीनिक्स सॉल्यूशंस स्ट्रैटेजी मीटिंग। माया, कबीर और ज़ारा अपने सीक्रेट रूम में बैठे थे। वॉल पर एक बड़ा चार्ट था, फेज 2 का प्लान। अर्णव का काम लगभग खत्म, माया ने कहा। कोर्ट का वर्डिक्ट आने में अभी 2 महीने और लगेंगे, लेकिन वह जा रहा है जेल। कंफर्म्ड। तो अब? कबीर ने पूछा। अब हम फोकस करते हैं रिया और विक्रम पर,
माया ने कहा। लेकिन इस बार स्ट्रैटेजी अलग होगी। क्या होगी? ज़ारा ने पूछा। माया ने व्हाइट बोर्ड पर लिखा। फेज 2, रिया की तबाही। स्ट्रैटेजी, पर्सनल अटैक प्लस प्रोफेशनल डिस्ट्रक्शन। रिया, माया ने एक्सप्लेन करना शुरू किया, वह सबसे डेंजरस है, मैनिपुलेटिव है, स्मार्ट है और रूथलेस है। अर्णव तो ग्रीडी था, लेकिन रिया, वह एक डिफरेंट लेवल की प्लेयर है। तो कैसे अटैक करेंगे? कबीर ने पूछा। 2 फ्रंट्स पर, माया ने कहा। पहला, प्रोफेशनल। हम एक्सपोज करेंगे कि मल्होत्रा टेक की फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट में रिया की भी रोल थी। वह सिर्फ विक्टिम नहीं है, वह कॉम्प्लिसिट है। लेकिन एविडेंस कैसे? ज़ारा ने पूछा। कबीर, तुमने रिया के ईमेल्स हैक किए हैं। उसमें क्या मिला? कबीर ने अपना लैपटॉप खोला। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। रिया ने कई बार सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस अप्रूव किए थे। उसने क्वेश्चंस नहीं पूछे जब क्लियरली इरेगुलरिटीज थी। ईदर वह नेग्लिजेंट थी या वह जानती थी। परफेक्ट, माया ने कहा। हम यह एंगल पुश करेंगे। मीडिया में लीक करेंगे कि रिया भी इन्वॉल्व थी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उस पर भी फोकस करेंगी। और दूसरा फ्रंट? ज़ारा ने पूछा। माया की आंखों में एक डेंजरस चमक आई। पर्सनल। हम विक्रम और रिया के रिलेशनशिप को टारगेट करेंगे। उनके बीच ट्रस्ट तोड़ेंगे। जब वे एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, तब वे सबसे वल्नरेबल होंगे। कैसे? कबीर ने पूछा। रिया की एक सीक्रेट है, माया ने कहा, एक फोल्डर खोलते हुए। ज़ारा, तुमने यह फाइंड किया था। बताओ सबको। ज़ारा ने कहा, मैंने रिया की पास्ट डिग की। 8 years ago, जब वह कॉलेज में थी, उसकी एक बहन थी, नेहा कपूर। यंगर सिस्टर। नेहा की सडन डेथ हुई थी। ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार सुइसाइड। बट कबीर ने आगे बढ़ने को कहा। बट कुछ इनकंसिस्टेंसीज हैं। नेहा फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ थी। डिप्रेस नहीं थी। एक्चुअली उसके पेरेंट्स की पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम थी, वह एल्डर नहीं थी, फिर भी। बिकॉज रिया को डिसइनहेरिट कर दिया गया था कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से। तो माया ने लीडिंग क्वेश्चन पूछा। तो नेहा की डेथ के ठीक 1 महीने बाद सडनली इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई। केस क्लोज्ड। एंड रिया को पूरी प्रॉपर्टी मिल गई। सोल एयर। रूम में साइलेंस छा गई। तुम्हें लगता है? कबीर ने स्लोली कहा। रिया ने अपनी बहन को। मुझे लगता नहीं, माया ने कहा, उसकी आवाज आइस कोल्ड थी। मुझे पता है। मैंने पुरानी पुलिस फाइल्स हैक की। ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन में कुछ रेड फ्लैग्स थे। लेकिन सडनली केस को सुइसाइड डिक्लेयर कर दिया गया। समवन ने प्रेशर डाला था। और वह समवन रिया के थ्रू कनेक्शंस थे। ओह माय गॉड, ज़ारा ने कहा। वह मर्डरर है। हाँ, माया ने कहा। और अब हम इस ट्रूथ को बाहर लाएंगे। उसी रात, माया की पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। माया अकेली अपने अपार्टमेंट में बैठी थी। उसने रिया की बहन नेहा की फोटोज देखी, सोशल मीडिया से, ओल्ड न्यूज आर्टिकल्स से। नेहा स्वीट दिखती थी। इनोसेंट। सिर्फ 22 साल की थी जब मरी। रिया ने अपनी ही बहन को मारा, माया ने सोचा। पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। यह औरत, यह मॉन्स्टर है। अचानक माया को अपनी खुद की कहानी याद आई। कैसे रिया ने उसे भी बीट्रे किया था। बेस्ट फ्रेंड होने का नाटक किया था। और फिर उसे मरवाने में हेल्प की थी।
यह औरत किसी को नहीं छोड़ती। अपनी बहन को मारा, अपनी बेस्ट फ्रेंड को मरवाया। विक्रम से शादी भी उसने प्रॉफिट के लिए की। उसके लिए सब कुछ एक गेम है, पावर का, वेल्थ का। लेकिन अब उसका गेम खत्म होने वाला है। मैं इंश्योर करूंगी। एक हफ्ता बाद एनोनिमस टिप। फिर से प्रिया वर्मा, जिसने अर्णव की स्टोरी ब्रेक की थी, को फिर से एक एनोनिमस कॉल आई। मिस वर्मा, यह फिर से मैं हूं। प्रिया इमीडिएटली रिकग्नाइज कर गई, वही डिस्टॉर्टेड वॉइस। आप फिर से? क्या है इस बार? मल्होत्रा टेक स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। अर्णव अकेला नहीं था। मतलब सीएफओ रिया मल्होत्रा, उसने भी इरेगुलरिटीज को इग्नोर किया। कई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस उसकी अप्रूवल से हुए। वह या तो इनकॉम्पिटेंट है या कॉम्प्लिसिट। आपके पास प्रूफ है? चेक कीजिए। FY 2023 से 24 के Q3 और Q4 ट्रांजैक्शंस। रिया ने पर्सनली कई हाई वैल्यू पेमेंट्स अप्रूव किए विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट ट्रेल देखिए। और एक पर्सनल एंगल भी है। रिया कपूर, अब मल्होत्रा की बहन नेहा कपूर, 2017 में सुसाइड। बट इन्वेस्टिगेट कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। कॉल कट हो गई। प्रिया ने तुरंत अपनी टीम को लगाया। यह तो और बड़ी स्टोरी होने वाली थी। 2 हफ्ते बाद दूसरा बॉम्ब। मुंबई टाइम्स फ्रंट पेज। मल्होत्रा टेक स्कैंडल, क्या सीएफओ भी था इन्वॉल्व्ड? रिया मल्होत्रा पर सवाल। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बाय प्रिया वर्मा। पिछले महीने हमने मल्होत्रा टेक के अर्णव शर्मा की एम्बेजलमेंट स्टोरी ब्रेक की थी। अब नई जानकारी सामने आई है जो सजेस्ट करती है कि सीएफओ रिया मल्होत्रा भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में कॉम्प्लिसिट हो सकती हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार FY 2023 से 24 में कई हाई वैल्यू पेमेंट्स रिया की डायरेक्ट अप्रूवल से हुए, डिस्पाइट मिसिंग या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। एक प्रोफेशनल सीएफओ के लिए यह ग्रोस नेग्लिजेंस है या फिर इंटेंशनल ब्लाइंडनेस। सवाल उठता है, क्या रिया को पता था कि अर्णव क्या कर रहा था? क्या वह भी इस फ्रॉड में पार्टनर थी? और एक और डिस्टर्बिंग एंगल, रिया के पर्सनल पास्ट में भी शैडोज हैं। 2017 में उनकी छोटी बहन नेहा कपूर की मिस्टीरियस डेथ हुई थी, ऑफिशियली सुसाइड। लेकिन कुछ सोर्सेस सजेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में इरेगुलरिटीज थी। आर्टिकल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ जारी रहा। मल्होत्रा टेक तबाही। जब यह आर्टिकल छपा तो मल्होत्रा टेक में केओस मच गया। बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस बार रिया को किया गया। मिस मल्होत्रा, एक सीनियर डायरेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, ये एलिगेशंस बहुत सीरियस हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? यह सब झूठ है, रिया ने डिफेंड किया। मैं एक प्रोफेशनल हूं। मैंने कभी कोई इलीगल। तो फिर एक्सप्लेन कीजिए, एक और डायरेक्टर ने इंटरप्ट किया, कि आपने इतने सारे पेमेंट्स अप्रूव कैसे किए विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन? वो अर्णव की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वेरिफिकेशन की। मैं ट्रस्ट करती थी। ट्रस्ट? डायरेक्टर ने आयरॉनिकली कहा। आप एक सीएफओ हैं। फिडुशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं चलता। रिया स्पीचलेस थी। और यह बहन वाला मैटर, एक फीमेल डायरेक्टर ने पूछा, क्या सच है? मेरी बहन की डेथ एक पर्सनल ट्रेजेडी है, रिया ने आंखों में टीयर्स लाते हुए कहा। उसे इस प्रोफेशनल मैटर में घसीटना अनुचित है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में इरेगुलरिटीज थी। कोई इरेगुलरिटी नहीं थी। यह सब कैरेक्टर असैसिनेशन है।
कोई मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मीटिंग बहुत हीटेड हो गई। फाइनली बोर्ड ने डिसीजन लिया, रिया को टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया गया, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। उसी रात विक्रम और रिया का फाइट। घर पर विक्रम और रिया का मैसिव फाइट हुआ। तुमने मुझसे झूठ बोला, विक्रम चिल्लाया। तुम्हारी बहन के बारे में तुमने कभी डिटेल्स नहीं बताई, क्योंकि यह पर्सनल था, रिया ने वापस चिल्लाया। और इसका बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है। एवरीथिंग हैज अ कनेक्शन, रिया। तुम्हारी पास्ट, तुम्हारे डिसीजंस, सब कुछ। और अब देखो, कंपनी की रेप्यूटेशन और खराब हो गई। बोर्ड ने तुम्हें सस्पेंड कर दिया। तो तुम भी मुझ पर डाउट कर रहे हो? रिया ने हर्ट के साथ पूछा। मैं तुम्हारी वाइफ हूं, पार्टनर हूं। और तुम? मैं नहीं जानता कि तुम क्या हो, विक्रम ने कहा। पहले अर्णव ने धोखा दिया, अब पता चल रहा है कि तुम भी शायद इन्वॉल्व थी। मैं किस पर ट्रस्ट करूं? सो यू डोंट ट्रस्ट मी, रिया ने कोल्डली कहा। मैं नहीं जानता। फाइन, रिया ने कहा। उसने अपना बैग उठाया। मैं जा रही हूं। कहाँ? होटल। मुझे अकेले रहना है, सोचना है। और शायद तुम्हें भी सोचना चाहिए कि तुम किस साइड हो। रिया चली गई। विक्रम अकेला रह गया, कंफ्यूज्ड और ब्रोकन। फीनिक्स सॉल्यूशंस विक्ट्री सेलिब्रेशन। रिया सस्पेंड हो गई, कबीर ने खुशी से अनाउंस किया। और विक्रम रिया फाइट कर रहे हैं। रिया ने घर छोड़ दिया। एक्सीलेंट, माया ने कहा। यूनिटी टूट रही है, अब वे वल्नरेबल हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ज़ारा ने पूछा। माया ने सोचा। अब हम और प्रेशर डालेंगे, रिया के पास्ट को और खोदेंगे, उसकी बहन की डेथ को इन्वेस्टिगेट करवाएंगे। अगर मर्डर प्रूव हो गया तो रिया जेल जाएगी। और विक्रम? माया की आंखों में वह आग फिर से जल उठी। विक्रम, उसके लिए मेरे पास स्पेशल प्लान है। सबसे पेनफुल, सबसे डेविस्टेटिंग। क्योंकि उसने जो मेरे साथ किया, उसकी कीमत सबसे हैवी होगी। कब स्टार्ट करेंगे? कबीर ने पूछा। जल्द, माया ने कहा। बहुत जल्द। लेकिन पहले रिया को पूरी तरह से क्रश करना है। उसकी हर डिफेंस तोड़नी है, उसका हर सपोर्ट सिस्टम डिस्ट्रॉय करना है। और फिर मैं उसे बताऊंगी कि मैं कौन हूं, कि मेरा वापस आ गई है। उसी रात माया की डायरी। माया ने अपनी डायरी में लिखा, 15 दिसंबर 2025। फेज 2 चल रहा है। अर्णव जेल में है, रिया सस्पेंड हो गई है, विक्रम रिया फाइट कर रहे हैं, देयर एम्पायर क्रम्बलिंग है। लेकिन मैं अभी सैटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि यह इनफ नहीं है। मैं चाहती हूं कि वे उतना ही सफर करें जितना मैंने किया। मैं चाहती हूं कि वे उस गोदाम में मेरी जगह हों, टूटे हुए, ब्लीडिंग, होपलेस। रिया, तुमने अपनी बहन को मारा, तुमने मुझे भी मरवाने की कोशिश की, लेकिन मैं वापस आ गई हूं। और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली मॉन्स्टर कौन है। मैं नहीं, तुम। और विक्रम, तुम्हारे लिए तो मैंने कुछ स्पेशल प्लान किया है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी सोल को तोड़ देगा। बिकॉज यू ब्रोक मी, एंड नाउ आई विल ब्रेक यू, पीस बाय पीस, until there's nothing left. Phoenix rising, fire burning, revenge coming. माया ने डायरी बंद की। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी,
लेकिन यह वार्म स्माइल नहीं थी। यह कोल्ड थी, डेंजरस थी, डेडली थी। स्टॉर्म अब पूरी तरह से अनलीश्ड होने वाला था, और जब वह आता तो सब कुछ तबाह हो जाता। चैप्टर 10 अतीत के राक्षस। जनवरी 2026 नया साल, पुराने घाव। नए साल का जश्न मुंबई में धूमधाम से मनाया गया था, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि स्ट्रगल था। रिया एक लक्जरी होटल में रह रही थी, अकेली, आइसोलेटेड। विक्रम से बात नहीं हो रही थी, कंपनी से सस्पेंड थी, मीडिया उसे विलन बना रही थी, और सबसे बुरा, उसके पास्ट के गोस्ट्स वापस आ रहे थे। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स, कोल्ड केस यूनिट। इंस्पेक्टर मीरा शर्मा, कोल्ड केस यूनिट की हेड, अपने डेस्क पर बैठी थी जब उसे एक एनोनिमस पैकेज मिला। ब्राउन एनवलप, कोई रिटर्न एड्रेस नहीं। उसने खोला। अंदर थे डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स। सब एक केस के बारे में, नेहा कपूर की डेथ, 2017। एक नोट था। यह सुसाइड नहीं था, यह मर्डर था, और मर्डरर अभी भी फ्री है। कृपया इस केस को रीओपन करें। जस्टिस डिजर्व करती है नेहा। मीरा ने फाइल्स को ध्यान से पढ़ा। ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन बहुत शैलो थी। कोई प्रॉपर ऑटोप्सी नहीं की गई थी। क्राइम एससीएनी एग्जामिन नहीं हुआ था, और केस को बहुत जल्दी क्लोज कर दिया गया था। यह सस्पिशियस है, मीरा ने सोचा। बहुत सस्पिशियस। उसने अपनी टीम को बुलाया। इस केस को रीओपन करो। नया इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। होटल स्वीट, रिया का ब्रेकडाउन। रिया अपने होटल रूम में अलोन बैठी थी, वाइन का ग्लास हाथ में। उसने टीवी ऑन किया। हर चैनल पर उसी की न्यूज थी। ब्रेकिंग, नेहा कपूर डेथ केस रीओपन। पुलिस फ्रेश इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ग्लास उसके हाथ से छूट गया, फ्लोर पर गिरकर टूट गया। नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। उसका फोन बजा। अननोन नंबर। हेलो, उसकी आवाज कांप रही थी। मिस मल्होत्रा, एक काम, फीमेल वॉइस थी। या मैं रिया कपूर कहूं? कौन है? कोई जो सच जानता है। नेहा के बारे में, उस रात के बारे में, सब कुछ के बारे में। रिया का हार्ट तेजी से धड़कने लगा। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। झूठ मत बोलो, वॉइस ने इंटरप्ट किया। 15 मार्च 2017, रात 11 बजे। नेहा का अपार्टमेंट। तुम वहां थी। रिया का खून जम गया। आप कैसे? मैं बहुत कुछ जानती हूं, और जल्द ही बाकी दुनिया भी जानेगी। अनलेस क्या? अनलेस तुम मुझसे मिलो, फेस टू फेस, और सच बोलो। यह ब्लैकमेल है। नहीं, वॉइस ने कहा। यह जस्टिस है। डिसाइड करो। कल रात 8 बजे। मैं एड्रेस भेज रही हूं। अकेले आना। कॉल कट हो गई। रिया वहीं कोलैप्स हो गई, पैनिकिंग। उस रात की मेमोरीज फ्लड हो रही थी, वो रात जो उसने हमेशा के लिए भूलने की कोशिश की थी। फ्लैशबैक, 15 मार्च 2017। 8 साल पहले। नेहा का अपार्टमेंट, बांद्रा। रात के 11 बजे। दीदी, नेहा ने खुशी से दरवाजा खोला। तुम इतनी रात को? सब ठीक है। हाँ, बस तुमसे बात करनी थी, रिया ने कहा, अंदर आते हुए। नेहा ने चाय बनाई। दोनों बहनें सोफा पर बैठीं। क्या बात है?
नेहा ने पूछा। वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, रिया ने केयरफुली कहा। पापा ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, मुझे डिसइनहेरिट कर दिया। दीदी, मुझे पता है तुम अपसेट हो, नेहा ने सॉफ्टली कहा। लेकिन पापा ने जो किया, वो तुमने उनसे झूठ बोला था, उनके पैसे मिसयूज किए थे। वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, रिया ने बचाव में कहा। दीदी, प्लीज। लेकिन तुम चिंता मत करो, जब मैं सेटल हो जाऊंगी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आधा प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगी। आधा। रिया की आंखों में कुछ डार्क फ्लैश हुआ। मुझे चैरिटी नहीं चाहिए, वो प्रॉपर्टी मेरा भी हक है। दीदी, मैं चैरिटी नहीं, प्यार से। तुम समझती नहीं हो। रिया अचानक खड़ी हो गई। तुम हमेशा से फेवरेट थी, पापा की, मम्मी की। मुझे हमेशा कम इम्पोर्टेंस मिली, और अब यह। दीदी, प्लीज शांत हो जाओ। लेकिन रिया का कंट्रोल टूट गया था। ईयर्स की जेलसी, रिजेंटमेंट, एंगर, सब बाहर आ गया। उन्होंने फाइट की, फिजिकली। नेहा बालकोनी की तरफ गिरी। दीदी, रुको, नेहा ने स्कैर्ड आवाज में कहा। लेकिन रिया ने नहीं रोका। उस मोमेंट में उसने एक चॉइस किया, एक हॉरिबल, इरिवर्सिबल चॉइस। उसने नेहा को धक्का दिया, बालकोनी से, 7th फ्लोर से। नीचे की स्क्रीम। थर्ड। साइलेंस। रिया ने नीचे देखा। नेहा की बॉडी मोशनलेस थी, ब्लड की पूल बन रही थी। रिया ने क्विकली अपार्टमेंट साफ किया, अपने प्रेजेंस के सारे ट्रेसेस मिटाए। सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया। वह नेहा के अपार्टमेंट की सिक्योरिटी सिस्टम जानती थी। फिर वह चुपचाप वहां से निकल गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। अगली सुबह जब पुलिस आई तो उन्होंने सीन देखा, बालकोनी से गिरी हुई लड़की। सुसाइड नोट नहीं था, लेकिन कोई स्ट्रगल के साइंस भी नहीं थे। रिया ने अच्छे से साफ कर दिया था। केस को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया और रिया को पूरी प्रॉपर्टी मिल गई। वर्तमान, होटल स्वीट। रिया रो रही थी, उस रात को याद करके। नेहा का डरा हुआ चेहरा, उसकी लास्ट स्क्रीम। मैंने अपनी बहन को मारा, उसने सोचा। एंड आई नेवर फेल्ट गिल्टी। मैंने सोचा था कि मैं गेट अवे हो जाऊंगी। लेकिन अब। उसका फोन बीप हुआ। मैसेज आया था, एक एड्रेस और एक लाइन। टुमारो 8 PM। अगर नहीं आई तो पुलिस को सब कुछ पता चल जाएगा। चॉइस तुम्हारी है। फीनिक्स सॉल्यूशंस। अगली सुबह माया ने मीटिंग बुलाई थी। आज एक इम्पॉर्टेंट डे था। रिया को मैसेज मिल गया है, माया ने कहा। आज रात वह मुझसे मिलने आएगी। तुम उससे क्या करोगी? ज़ारा ने पूछा। मैं उसे सच बताऊंगी, माया ने कहा। कि मैं कौन हूं, कि मेरा वापस आ गई है। और फिर मैं उससे कन्फेशन लूंगी, नेहा के मर्डर का। रिकॉर्डेड। और फिर? कबीर ने पूछा। फिर वो रिकॉर्डिंग पुलिस के पास जाएगी। रिया अरेस्ट होगी, ट्रायल होगी, और वह जेल जाएगी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट या शायद डेथ पेनल्टी। डेंजरस प्लान है, ज़ारा ने वॉर्न किया। अगर कुछ गलत हो गया। कुछ गलत नहीं होगा, माया ने कॉन्फिडेंटली कहा। मैंने सब प्लान किया है। लोकेशन सेफ है, मेरे पास बैकअप है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, रिया अभी बहुत वल्नरेबल है, डेस्परेट है। वह कोऑपरेट करेगी। और विक्रम? कबीर ने पूछा।
माया की एक्सप्रेशन कोल्ड हो गई। विक्रम, उसकी बारी आएगी जल्द, लेकिन पहले रिया को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना है। उसी दिन दोपहर इंस्पेक्टर मीरा की इन्वेस्टिगेशन। मीरा और उसकी टीम नेहा के ओल्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंची। बिल्डिंग अभी भी सैम थी, लेकिन सिक्योरिटी स्टाफ बदल चुका था। हमें 2017 के सीसीटीवी फुटेज चाहिए, मीरा ने बिल्डिंग मैनेजर से कहा। मैम, इतने पुराने फुटेज तो डिलीट हो गए होंगे। चेक करो, समटाइम्स बैकअप रहता है। मैनेजर ने चेक किया। सरप्राइजिंगली कुछ ओल्ड बैकअप ड्राइव्स मिल गईं। यह देखो, एक जूनियर ऑफिसर ने कहा, स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हुए। 15 मार्च 2017 रात 10:45। यह रिया कपूर है। नेहा के अपार्टमेंट में जा रही है। और यह देखो, मीरा ने कहा। रात 11:30। रिया बाहर आ रही है, अलोन। और देखो उसका एक्सप्रेशन, पैनिक्ड है। लेकिन ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन में यह फुटेज क्यों नहीं था? जूनियर ऑफिसर ने पूछा। क्योंकि किसी ने डिलीट कर दिया था या छुपा दिया था। लेकिन यह बैकअप ड्राइव को मिस कर गए। तो इसका मतलब, मीरा ने सीरियसली कहा, रिया कपूर नेहा की डेथ के समय वहां थी। और उसने झूठ बोला था कि वह वहां नहीं थी। यह बहुत सस्पिशियस है। क्या हम उसे इंटरोगेट कर सकते हैं? बिल्कुल। इशू करो समन्स। कल सुबह रिया कपूर को पुलिस स्टेशन बुलाओ। उसी रात 8 बजे द मीटिंग। लोकेशन था एक अबैंडन्ड वेयरहाउस, आयरॉनिकली वही एरिया जहां कभी मीरा को छोड़ा गया था। माया ने केयरफुली यह लोकेशन चुना था। सिंबॉलिक था। माया वहां पहुंची, पूरी तरह डिस्गाइज्ड। मास्क पहना था, वॉइस मॉड्यूलेटर था। अभी रिवील करने का टाइम नहीं था। रिया डरी सहमी वहां पहुंची। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? बैठो, माया ने कहा, एक चेयर की तरफ इशारा करते हुए। रिया बैठ गई। तुमने क्यों बुलाया मुझे? ट्रूथ के लिए, माया ने कहा। नेहा के बारे में। उस रात क्या हुआ था? मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो, माया की आवाज शार्प हो गई। तुम वहां थी। 10:45 PM। सीसीटीवी फुटेज है। पुलिस के पास जाने वाला है। रिया का चेहरा पेल हो गया। वो फुटेज। हाँ। बैकअप ड्राइव मिल गई। तुमने सोचा था तुमने सब डिलीट कर दिया, लेकिन तुम एक मिस कर गई। रिया की आंखों में टीयर्स आ गए। मैं नहीं चाहती थी। यह एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? माया ने मॉकिंगली कहा। तुमने अपनी बहन को बालकनी से धक्का दिया, 7th फ्लोर से। और फिर तुमने सीन साफ किया, एविडेंस डिस्ट्रॉय किया, पुलिस को मैनिपुलेट किया। यह एक्सीडेंट नहीं था, यह मर्डर था। रिया टूट गई। हाँ, मैंने किया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी। हम फाइट कर रहे थे प्रॉपर्टी के बारे में। और मैंने कंट्रोल खो दिया। माया ने सब रिकॉर्ड किया, हिडन कैमरा से, ऑडियो से। परफेक्ट कन्फेशन। क्यों? माया ने पूछा। पैसों के लिए? प्रॉपर्टी के लिए? हाँ, रिया ने एडमिट किया। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं था। मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए थी। मैं हमेशा से सेकंड चॉइस थी। नेहा फेवरेट थी। और जब पापा ने सब कुछ उसे दे दिया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। तो तुमने उसे मार दिया, अपनी छोटी बहन को।
जो तुमसे प्यार करती थी। मुझे पता है, रिया चिल्लाई। मुझे पता है मैं मॉन्स्टर हूं। हर रात उसका चेहरा दिखता है। उसकी स्क्रीम सुनाई देती है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। वो हो चुका है। माया ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुमने सिर्फ नेहा को नहीं मारा। तुमने और भी लोगों को हर्ट किया है, डिस्ट्रॉय किया है। मैं जानती हूं। अर्णव, विक्रम, सब मेरी वजह से। नहीं, माया ने कहा, अपनी आवाज में स्टील था। मैं किसी और की बात कर रही हूं। किसी ऐसे की जो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी, जिस पर तुमने ट्रस्ट किया, फिर धोखा दिया, मरवाने की कोशिश की। रिया कंफ्यूज्ड थी। मुझे समझ नहीं आ रहा। माया ने धीरे धीरे अपना मास्क उतारा। रिया की आंखें वाइड हो गईं। उसका मुंह खुला रह गया। वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। मेरा, उसने विस्पर किया। लेकिन तुम तो मर गई। मरी नहीं, माया ने कोल्डली कहा। तुम लोगों ने मुझे मरने के लिए छोड़ा, लेकिन मैं बच गई। एंड नाउ आई एम बैक। रिया की फेस पर प्योर टेरर था। यह नहीं हो सकता। यह कोई नाइटमेयर है। यह बहुत रियल है, माया ने कहा। मैं वापस आई हूं, रिया। तुम्हारा, विक्रम का और अर्णव का अकाउंट सेटल करने। तुम तीनों ने मुझसे सब छीना, तो अब मैं तुम तीनों से सब छीन रही हूं। तुमने। रिया को समझ आ रहा था। अर्णव की अरेस्ट, मीडिया लीक्स, यह सब तुमने किया। हर एक मूव, माया ने कंफर्म किया। I've been planning this for over a year. धीरे धीरे, सिस्टमैटिकली, तुम सबको डिस्ट्रॉय कर रही हूं। रिया ने एस्केप करने की कोशिश की, लेकिन माया ने उसे रोक लिया। कहाँ जाओगी? माया ने कहा। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। मीडिया तुम्हारे पीछे पड़ी है। तुम्हारा हस्बैंड तुम पर ट्रस्ट नहीं करता। तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें सस्पेंड किया है। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। प्लीज, रिया ने बेग किया। प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे माफ कर दो। माफी, माया ने हर्ष लाफ दिया। जब तुम मुझे पीट रहे थे, क्या तुमने मेरी माफी सुनी? जब मैं गरीब में खून से लथपथ पड़ी थी, क्या तुमने मर्सी दिखाई? नहीं। तो अब मुझसे मर्सी की उम्मीद मत करो। माया ने अपना फोन निकाला। यह रिकॉर्डिंग, तुम्हारा कन्फेशन, कल पुलिस के पास जाएगा। तुम अरेस्ट होगी, ट्रायल होगी, और तुम जेल जाओगी। years and years, शायद पूरी लाइफ। रिया फ्लोर पर कोलैप्स हो गई, रोट हुए। मैं सॉरी हूं, प्लीज। माया ने उसकी तरफ लास्ट टाइम देखा। पिटी नहीं थी उसकी आंखों में, सिर्फ कोल्ड सैटिस्फैक्शन था। गुड बाय, रिया, माया ने कहा। एंजॉय योर लास्ट फ्यू आवर्स ऑफ फ्रीडम। माया चली गई, रिया को वहीं छोड़कर, ब्रोकन, डिफीटेड, डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट चैप्टर में और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।